यूजीसी और विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज का संचालन हो चुका है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में आप लोगों के 2 पेपर थे सोशोलॉजी में, ठीक उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है इंडियन सोसाइटी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। दूसरा पेपर का नाम है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। बीए सेकेंड ईयर में आपको ये दोनों पेपर पढ़ाए जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो उस पेपर में 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है सोशल चेंज, मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, बायोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड इन्फोटेक फैक्टर। सेकेंड यूनिट में थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है वे दिए गए हैं। डेमोग्राफिक एंड बायोलॉजिकल थ्योरीज़ में इवोल्यूशनरी थ्योरी, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, लाइनर और साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। थर्ड यूनिट में सोशल प्रोसेसेस दिए गए हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन और इसी के साथ सामाजिक उद्विकास और सोशल चेंज इन इंडिया। चौथी यूनिट में सोशल कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, उसके बाद टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल और थ्योरीज ऑफ सोशल कंट्रोल। और साथ ही इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल की एजेंसीज़, सोशल कंट्रोल के साधन कौन कौन से हैं। उन साधनों में फैमिली, प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, एजुकेशन एंड स्टेट और रिलीजन। फर्स्ट पेपर में भी 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट को स्ट्रक्चरल नाम दिया गया है। इसमें पॉवर्टी, इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस, एथनिक एंड रिलीजन, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित्स, ह्यूमन राइट वायलेशन। सेकेंड यूनिट को नाम दिया गया है फैमिलियल। इसमें डॉवरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, इंट्रा एंड इंटर जनरल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। थर्ड यूनिट को नाम दिया गया है डेवलपमेंटल। इसमें डेवलपमेंट इंक्लूड्स डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, कंज्यूमरिज्म एंड क्राइसिस वैल्यूज़ को रखा गया है। चौथी यूनिट को नाम दिया गया डिसऑर्गेनाइजेशनल। इसमें क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, वाइट कॉलर क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, टेररिज्म, साइबर क्राइम, करप्शन इन पब्लिक स्फीयर। इस प्रकार ये पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस हम कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं आपका सेकंड पेपर, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। सामाजिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत और अनिवार्य नियम है, ये प्राकृतिक है। परिवर्तन के ऊपर मनुष्य का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। परिवर्तन मनुष्य के अधीन नहीं होता। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज जो है वो परिवर्तनशील और गत्यात्मक है, अर्थात समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और समाज जो है वो गतिशील होता है। हेरेक्लिटस कहते हैं कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में गति होती है, मोशन होता है, परिवर्तन होता है। कुछ वस्तुओं में गति शून्य के माध्यम से होती है और कुछ वस्तुओं में अपनी खुद की गति होती है और
कुछ वस्तुएं किसी अन्य माध्यम से या किसी दूसरे प्रकार से गतिमान होती है। सबसे पहले हम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि परिवर्तन को किस प्रकार मेजर किया जा सकता है, परिवर्तन को किस प्रकार देखा जा सकता है। परिवर्तन के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। जब तक किसी वस्तु में या जब तक कोई वस्तु नहीं होगी तब तक हम परिवर्तन को मेजर नहीं कर सकते। परिवर्तन का किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी विषय के साथ संबंध होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है तब हमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु या किस विषय में आ रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा है समय। परिवर्तन का समय के साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 समय होने चाहिए। तो परिवर्तन को देखने के लिए हमारे पास कम से कम 2 समय होने चाहिए। केवल एक ही समय में हम परिवर्तन की चर्चा नहीं कर सकते, ना ही परिवर्तन को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वैदिक काल की तुलना में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। या इस तरह से समझिए कि जब तक किन्हीं 2 समूहों के बीच में हमें किसी वस्तु को देखने में उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देगा तब तक हम उसे परिवर्तन नहीं कह सकते। तीसरा है भिन्नता। विभिन्न समूहों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आती तो परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ साथ अंतर नहीं आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी वस्तु के रंग रूप, आकार प्रकार, संरचना, कार्य या अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं, परिवर्तन को मेजर कर सकते हैं। साधारण शब्दों में किन्हीं 2 समूहों के बीच किसी वस्तु, किसी तत्व, किसी पदार्थ में जो भिन्नता, जो बदलाव हमें दिखाई देते हैं हम उसे परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और परिभाषाओं की बात करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज या समाज के किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मैकाई और पेज इस संबंध में कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रूप से रुचि सामाजिक संबंधों में है और केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन परिवर्तनों को समझते हैं जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। सामाजिक संगठन या सामाजिक ढांचे से मतलब होता है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन। सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रिया, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर सामाजिक संगठन का निर्माण करती हैं। तो डेविस का मानना ये है कि जब सामाजिक संगठन में परिवर्तन होगा तो वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद जॉनसन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन भी किंग्सले डेविस का ही अनुकरण करते हुए कहते हैं कि यदि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। टीबी बॉटमोर भी अपने वक्तव्य सामाजिक परिवर्तन को लेकर देते हैं और परिभाषा देते हैं
कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं या उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होती है। देखिए यहाँ पे बोटोमोर जो है डेविस और जॉनसन दोनों की ही बातों का समर्थन करते हैं, और चूँकि जॉनसन और डेविस कहते हैं कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन, सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक संरचना और संस्थाएं और उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं, अर्थात पारस्परिक संबंधों का मतलब है जिन संबंधों के आधार पर वे कार्य करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया जो है उन सभी के बीच में संबंध किस प्रकार का है, उनके बीच में जो सामाजिक संबंध हैं, जब उन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना और प्रक्रिया में होते हैं या सामाजिक संगठन में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कुछ तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। उनमें पहला है कि सामाजिक ढांचे और सामाजिक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों और मूल्यों में परिवर्तन न होकर समाज के सभी या ज़्यादातर अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। अर्थात इसका मतलब है कि यदि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों में, उसमें मूल्यों में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब संपूर्ण समाज में या समाज के अधिकतर लोगों में या समुदाय में वो परिवर्तन देखने को मिलता है, तभी वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों से होता है। देखिए, जो समाज है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है, उसके बहुत सारे अंग हैं। वे अंग परस्पर मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम समाज कहते हैं, और उस समाज रूपी संरचना को चलाने के लिए उन अंगों के बीच में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक अंग का अपना एक प्रक्रिया होता है। तो उन अंगों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, उन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की, कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति होती है वो सामाजिक होती है, अर्थात यह केवल मानव समाज में ही घटित होते हैं, मानव समाज में ही देखने को मिलते हैं। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष, किसी समूह विशेष, संस्था, जाति, प्रजाति या समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता। यदि इस प्रकार का परिवर्तन होगा तो वो व्यक्तिवादी परिवर्तन कहलाएगा, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज या समुदाय में होने वाले परिवर्तन से है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, न कि वैयक्तिक। समाज में किसी भी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। इसलिए चूँकि संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। दूसरा है सार्वभौमिक घटना। सार्वभौमिक घटना से तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, सर्वव्यापी घटना है, सार्वभौमिक घटना है। यह इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी समाज विद्यमान हैं वहाँ पर घटित होती रहती है, प्रत्येक समाज में देखने को मिलती है।
मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर और आज तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं और जितने भी आगे होते रहेंगे, मानव इतिहास के अंतर्गत ऐसा कोई भी समाज नहीं रहा है जो परिवर्तन के दौर से ना गुजरा हो और पूर्णतः स्थिर और स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि विभिन्न कालों में और समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति और स्वरूप में अंतर हो। तो जो सामाजिक परिवर्तन है ये सार्वभौमिक घटना है, ये प्रत्येक जगह विद्यमान होती है, प्रत्येक जगह में देखने को मिलती है। तीसरा है अवश्य भावी और स्वाभाविक प्रक्रिया। देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन है ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है जो कि अनिवार्य है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि समाज के विकास के लिए एक नई अवस्था आने के लिए परिवर्तन का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो प्रचलित व्यवस्था में, प्रचलित समाज में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी विकास देखने को नहीं मिलेगा। यदि हमें समाज का विकास करना है, हमें समाज का विकास देखना है, समाज की उन्नति देखनी है, तो उसके लिए परिवर्तन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। चौथा है असमान गति। असमान गति से मतलब है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी गति असमान होती है। परिवर्तन जो है सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। जैसे आदिम समाज और आधुनिक समाज की यदि हम तुलना करके देखते हैं तो परिवर्तन की गति दोनों समाजों में एक समान नहीं है। यदि हम भारतीय आधुनिक समाज और पश्चिमी समाजों की तुलना करते हैं तो दोनों में परिवर्तन की गति में अंतर पाया जाता है। यही नहीं, एक ही समाज के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति असमान होती है, उनकी गति में भी असमानता पाई जाती है। जैसे भारत में ग्रामीण समाज और शहरी समाज को देख लीजिए। शहरी समाजों में परिवर्तन की जो गति है वो धीमी होती है, लेकिन शहरी समाजों में परिवर्तन की जो गति होती है वो तीव्र होती है। और इस असमान गति का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ग्रामीण समाज में परिवर्तन के कारक अलग होते हैं और शहरी समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक अन्य होते हैं, इसलिए इसकी जो गति होती है वो असमान होती है। इसके बाद है तुलनात्मकता। तुलनात्मकता से मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ है, कितना हुआ है, इसकी हम तुलनात्मक स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे यदि भारतीय समाज की हम बात करते हैं तो भारतीय समाज में ग्रामीण समाज और शहरी समाज दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करके ये देख सकते हैं, ये अध्ययन कर सकते हैं कि किस समाज में कितना परिवर्तन हुआ है, किस पक्ष में हुआ है। तो इसलिए जो इसकी विशेषता है वो एक विशेषता तुलनात्मकता भी है। इसके बाद है जटिल तथ्य। जटिल तथ्य से मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया होती है, एक जटिल फैक्ट होता है जिसके ऊपर व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस से होता है, जिनकी मापतोल संभव नहीं होती, इसलिए यह एक जटिल तथ्य है। जैसे जो हमारी संस्कृति के अभौतिक तत्व हैं, जैसे सामाजिक मूल्य, विचार, विश्वास, संस्था और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम किसी भी पैमाने से नहीं माप सकते। इन सभी को मापने के लिए ना ही तो कोई मीटर है, ना ही कोई गेज है, ना ही कोई किलोग्राम की इकाई है, ना ही कोई विशेष प्रकार का पैमाना है, इसलिए हम इनको नहीं माप सकते। अतः सरलता से ऐसे परिवर्तन का रूप भी समझ में नहीं आता। सामाजिक परिवर्तन में गति के साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती चली जाती है।
इसलिए सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य कहा जाता है। इसके बाद इसकी आखिरी विशेषता है भविष्यवाणी का अभाव। सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये पूर्वानुमान लगाना, ये भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन होता है कि समाज में किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होगा और कितनी मात्रा में होगा और किस पक्ष में होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी करना, इस प्रकार का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण भारत में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली और विवाह में परिवर्तन तो होंगे, लेकिन कौन कौन से परिवर्तन होंगे ये कहना कठिन है। और यह भी बताना कठिन है कि इन परिवर्तनों के माध्यम से आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। इसलिए सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यावसायिक हो या भौगोलिक हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार का, विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। मैकाइवर पेज ने इसी दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। पहला प्रतिमान है प्रथम प्रतिमान। इसे हम रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं। परिवर्तन के इस प्रतिमान में कई बार परिवर्तन अचानक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम उन आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर वे आगे की ओर भी उत्पन्न होते चले जाते हैं, परिवर्तन उनमें होता चला जाता है, क्योंकि आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों के द्वारा सुधार किया जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, हवाई जहाज़, मोटर आदि के आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं, बल्कि गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी हैं। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक किसी अच्छे या नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। इस प्रकार के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा एकदम सीधी होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन भी, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन भी इसी प्रकार का एक उदाहरण होता है। देखिए, रेखीय परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक सीधी दिशा में चलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई मोड़, कोई चक्र हमें देखने को नहीं मिलता। तो प्रथम प्रतिमान में रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत हम औद्योगिक परिवर्तन और वैज्ञानिक उन्नति, औद्योगिक परिवर्तन या वैज्ञानिक उन्नति या टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होते हैं उनको हम रखते हैं। दूसरा प्रतिमान है द्वितीय प्रतिमान। इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे कि इस परिवर्तन की जो दिशा होती है वो घुमावदार होती है, उतार चढ़ाव वाली होती है। इसमें कुछ समय के लिए तो परिवर्तन ऊपर की ओर होता है और थोड़े समय के बाद उसका पुनः ह्रास होकर वो नीचे की ओर आ जाता है। या ये कह सकते हैं कि परिवर्तन का दूसरा यह प्रतिमान वह है जिसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर होता है और फिर नीचे की ओर होता है। इसीलिए हम इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन भी कह सकते हैं। जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन और आर्थिक क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अवनत होते रहते हैं। व्यापारिक क्रियाएं उन्नत, विकसित और अवनत होती रहती हैं। इस प्रकार प्रथम प्रकार के परिवर्तन में जहाँ इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन की दिशा एक ही होगी, वहीं दूसरे
प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार की निश्चितता नहीं होती। द्वितीय प्रतिमान में उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, जो कि जनसंख्या के क्षेत्र में और आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में होता है। तीसरा प्रतिमान है तृतीय प्रतिमान। इसे चक्रीय परिवर्तन भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। जैसे यदि हम ऋतु चक्र को देखते हैं, ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी और वर्षा का एक चक्रीय क्रम पाया जाता है। मनुष्य के जीवन में भी इस प्रकार का एक चक्र हम देखते हैं। जैसे मनुष्य में जन्म, बाल्यावस्था, यौवन और फिर मृत्यु का चक्र देखने को मिलता है। इस प्रकार विद्वानों का मानना है कि समाज और सभ्यताएं भी इसी पथ का अनुगमन करती है। कभी कभी यह परिवर्तन एक तरंग के रूप में उतार चढ़ाव में निरंतर घटित होता रहता है। जिस तरह समुद्र में उठने वाली लहरों का न कहीं आदि होता है और न ही कहीं अंत होता है, फिर भी लहरें आती जाती रहती हैं। मानवीय क्रियाएं, व्यवहार, राजनीतिक आंदोलन और जनसंख्या के परिवर्तनों में भी यह प्रतिमान देखने को मिलता है। फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण सज्जा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण और स्वतंत्रता आदि क्षेत्रों में भी परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। जैसे हम किसी फैशन, लोकाचार या प्रथा को अपनाते हैं, कुछ समय के बाद उसे छोड़ देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वही चीज़ लौटकर फिर हमारे पास दोबारा आती है और हम उसे फिर से अपना लेते हैं। कठोर नियंत्रण पर भी जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता पर भी जोर देते हैं और फिर नियंत्रण पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। चक्रीय परिवर्तन से मतलब होता है कि हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर फिर पुनः वहीं पर लौट आना, किंतु वास्तविकता यह है कि हम पुनः उस स्थिति में कभी लौट ही नहीं पाते, उसमें संशोधन अवश्य हो जाता है। तो इस प्रकार एक चक्र के रूप में होने वाले परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं।